दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 3 धातु मधातु। इस अध्याय के आपके लिए सामने ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफी आसान है, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन वे महत्वपूर्ण भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे आप जो इन प्रश्नों को समझ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न आता है आघातवर्धनीय तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, तो आघातवर्धनीय दोस्तों, आघातवर्धनीयता का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी, जब हम समझ के चलिए, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। समझ के चलिए मेरे पास कोई एक धातु है और उस धातु को ऊपर मैं हथौड़े से पीटता हूँ। ठीक है, जब मैं उस धातु के ऊपर हथौड़े से पीटता हूँ तो वो धातु जो है फैल जाती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों वो है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दोस्तों आपको दूं तो वो है कील। ठीक है, जब आप कील के ऊपर पीछे मारते हो तो कील का पिछला वाला भाग जो है फैल जाता है। ठीक है, जब कील के ऊपर पीछे आपको मारा जाता है तो कील का जो पिछला वाला भाग है वो फैल जाता है। ठीक है, तो वो क्या उसे कहते हैं दोस्तों आघातवर्धनीयता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है भाई तन्य क्या है। ठीक है, तन्य के बारे में कहा गया है। तो तन्य यानी दोस्तों कि समझ के चलिए आपके पास एक फीट लंबा तार है और मान लीजिए आप उसे खींच कर जो है 2 फीट बड़ा कर देते हो। ठीक है, तार को। ठीक है, तो इस जो गुण है धातुओं का, इसे कहते हैं दोस्तों तन्य। ठीक है, किसी धातु को पीट कर फैलाना आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो किसी धातु को पीट कर फैलाना आघातवर्धनीयता और किसी धातु को खींच कर लंबा कर देना क्या होता है दोस्तों तन्यता। ठीक है, तो आघातवर्धनीयता वे धातु है जो पीटने पर चादर की तरफ फैल जाती है, आघातवर्धनीयता कहलाती है। और तन्य वे धातु है जिनके तार खींचे जा सकते तन्य कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम। अब दोस्तों सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है काफी क्रियाशील धातु होती है, अति क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसे जो है केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि भाई सोडियम एक अति क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या करती है, वायुमंडल में की नमी और आर्द्रता से संपर्क में आकर जो आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए जो इसे किसमें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों आपका थोड़ा सा ध्यान देना है। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए दोस्तों आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 11। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 11 है तो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 8, 1। मतलब देखिए जी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सोडियम का लिखना है। सोडियम का आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसका सूत्र, उसके बाद में एक कक्षा बनाएंगे। पहली कक्षा में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 भर देंगे। उसके बाद में दूसरी कक्षा बनाएंगे, दूसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद में तीसरी कक्षा में आपको जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने भर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, तो काफी सिंपल है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ेंगे आपको बस इसे याद करना है। ठीक है, याद करने के बाद में आपका जो ये सिंपल से याद हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। ठीक है, आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। ठीक है, अगर आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं दोस्तों, आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, इतना से आपको याद करना है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिभाषा लिखना है। सबसे पहले देखिए खनिज, अयस्क और गैंग। ठीक है, तीनों की आपको परिभाषा लिखना है और ये दो जो है ये 2019 में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी परिभाषा काफी सिंपल है दोस्तों। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैं मान लीजिए मुझे एक पत्थर मिलता है। ठीक है, जमीन के अंदर से मुझे एक पत्थर मिलता है। ठीक है, अब ये पत्थर क्या कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, ये खनिज कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पत्थर है ये कहलाएगा मुझे खनिज। ठीक है, ये पत्थर है वो कहलाएगा खनिज। अब इस पत्थर में से मान लीजिए मैं कोई चीज निकालता हूँ, जिससे मैं इस पत्थर को मतलब पूरा चूरा कर देता हूँ। ठीक है, इस पत्थर को पूरा चूरा कर देता हूँ, तो मुझे जो इससे चीज मिलेगी वो कहलाएगा दोस्तों अयस्क। और चूरा करने के बाद में अगर मैं उससे लाभदायक पदार्थ निकाल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने उसे चूरा करने के बाद में चलिए उसमें से मैंने गिट्टी निकाल ली, उसके बाद में जो भूसा बचेगा दोस्तों, जो किसी काम नहीं आएगा, वो कहलाएगा दोस्तों गैंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे भी और समझते। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खनिज। खनिज की परिभाषा ये है कि पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं। पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं। जैसे हमने पत्थर निकाला तो पत्थर में धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित हो गए। ठीक है, लेकिन अयस्क क्या होता है दोस्तों, अयस्क ऐसे खनिज जिनमें धातु को आसानी से लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने जो है इसमें से लाभदायक तरीके से अगर इसमें से मैंने धातु निकाल लिया तो ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अयस्क कहलाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने पत्थर निकाला तो वो कहलाएगा दोस्तों खनिज। लेकिन अगर कुछ ऐसी धातु भी, तो जैसे नीचे से जो सोना मिल गया मुझे, पूरा सोना है जिसमें से मैं आसानी से सोना निकाल सकता, तो वो चीज कहलाएगी दोस्तों अयस्क। और गैंग यानी वे व्यर्थ पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि। ठीक है, निकालने के बाद में अयस्क में उपस्थित, यानी अयस्क में उपस्थित जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों गैंग। ठीक है, इनकी परिभाषा काफी सिंपल है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा किसी याद करेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला दोस्तों मिश्रासु क्या है।
मिश्रासु आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांग के मिश्रण को मिश्रासु कहते हैं, या मिश्र धातु भी इसका नाम है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 लाभदायक ऑक्साइडों के नाम दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उभयधर्मी ऑक्साइड सिंपल सा है, जो अम्ल अम्ल क्षार के दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला दोस्तों जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए, तो यशद लेपन और क्रोमियम लेपन। आप इसमें पेंट भी लिख सकते हैं कि पेंटल लेपन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यशद लेपन है, यशद लेपन में क्या होता है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं और क्रोमियम लेपन पर लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु और धातु में विभेद बताइए। ठीक है, 2019 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो धातु देखिए, धातु अपचायक होती है और धातु अपचायक होती है। ठीक है, इनमें ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय उदासीन होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके पाए हाइड्रोजन विस्थापित करती है, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, धनात्मक ऋणात्मक तत्व है। अब दोस्तों देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें एक चीज याद रखिए कि भाई जो धातुएं हैं, ये धातुएं विद्युत की धनात्मक है और अधातुएं विद्युत की क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है। ठीक है, अब जब आप ये याद कर लेंगे तो धनात्मक तत्व यानी ये हो गई धातु, यानी ये होंगी क्षार, और अधातु यानी ये होगी अम्ल। जैसे मान लीजिए मैं आपसे उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि भाई कोई ऐसा पदार्थ है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका रहेगा लकड़ी। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई लकड़ी क्या है, धातु है कि अधातु है, तो आपका आंसर होगा कि भाई लकड़ी तो अधातु है। ठीक है, तो लकड़ी से आप इसका बना सकते हैं कि भाई लकड़ी जब अधातु है, ठीक है, तो लकड़ी क्या है दोस्तों, लकड़ी अम्लीय होती है। ठीक है, ये अम्लों में आती है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि भाई अधातु अम्लीय होते हैं। लकड़ी ऋणात्मक का होता है। ठीक है, लकड़ी में धनात्मक नहीं होता, तो लकड़ी धनात्मक में सॉरी ऋणात्मक में आ जाएगी। उसी प्रकार धातुओं में आप उदाहरण ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धातुओं में भी आप उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, ये क्षारीय होते हैं, ये धनात्मक तत्व है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसे याद करेंगे तो आपको भी काफी आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है 2 पॉइंट कि भाई ये जो धातु होती है धनात्मक होती है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और यह जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, अधातुएं जो है ऋणात्मक होती है, ये अम्लीय तथा उदासीन होती है, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। 3 पॉइंट आप याद रखिए, आपको 3 से 4 मार्क्स का आसानी से एग्जाम में जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अपरूपता से आप क्या समझते हो, 2 कार्बन अपरूपों के नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, तो अपरूपता भी काफी आसान है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, इनके भौतिक गुणों में भिन्नता लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उसे हम अपरूपता कहते हैं। तो उस तत्व के अपरूप और उस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको कि जब कोई पदार्थ प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, इनके भौतिक गुणों में भिन्नता लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उस पदार्थ को अपरूप तथा उसके इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है उसको हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही है। इनके जो है भौतिक गुणों में भिन्नता है, मतलब भौतिक रूप से दिखने में तो ये है, लेकिन रासायनिक गुण इनमें एक ही है। ठीक है, तो आप जो है अपरूपता भी काफी सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, तो वह सूची, ठीक है, सक्रियता श्रेणी दोस्तों एक सूची है जिसमें जो है धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया है। मतलब जो सबसे क्रियाशील धातु होगा ऊपर, उसके बाद में दूसरे नंबर का क्रियाशील, तीसरे नंबर का क्रियाशील, मतलब कुल मिलाकर बात करें तो सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, भर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित जो है धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस धातु को भर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी परिभाषा दोस्तों, इसी के साथ जो आपका चैप्टर 3 यहीं पर समाप्त होता है।